आज क्या पढ़ना है? आज हम लोकमत पढ़ाए थे। पब्लिक ओपिनियन। हेलो। हेलो। जी सर पढ़ाए थे। लोकमत पढ़ा दिए थे। हाँ, बोलो। जी सर पढ़ा पढ़ा दिए थे सर, कल पढ़ाए कल थे। कल आज क्या बोले थे कि आज क्या पढ़ाना है? सरकार के अंग बोले थे ना? हाँ। जी सर। देखिए, सरकार के जैसा कि हमने बताया है कि राज्य के चार तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य का जो राज्य देखने में अमूर्त संस्था है, जो दिखाई नहीं देता है। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जो संस्था हमको मूर्त रूप से दिखाई देती है, जिसका रोज हम लोग के जिंदगी में एहसास होता है कि राज्य है, वो सरकार के रूप में ही दिखाई देता है। और सरकार प्रारंभ में जब राजतंत्र था, तो राजा ही सारा काम करता था। सरकार का सारा कामकाज राजा ही देखता था। सरकार की शक्तियां राजा में ही निहित होती थी। लेकिन लोकतंत्र जब से आया, जनता का शासन, तो उसमें सरकार के अंगों को तीन भागों में बांट दिया गया। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसको मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने विभाजित किया था अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज। ये विभाजन इसलिए जरूरी था कि अगर एक ही व्यक्ति या संस्था में अगर ये तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका रहती थी, तो उसके दुरुपयोग की संभावना ज्यादा रहती। व्यक्ति या संस्था शक्तियों का दुरुपयोग करता था, तो दुरुपयोग से नुकसान जनता को होता था। जो जनता की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती थी। कि जो जनता की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए और सरकार के कार्यों में विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए ये शक्तियों का विभाजन किया गया। इसी के आधार पर हमने पिछले में बताया कि दुनिया में दो प्रकार की सरकार पाई जाती हैं: संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है तीन, सबसे पहले जो है अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण तीनों अंगों में माना जाता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाती है, लेजिस्लेशन कहते हैं, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना। कानून क्या होता है ये भी बता चुके हैं। संप्रभु की इच्छा, अर्थात लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, इसलिए जनता का इच्छा ही कानून होता है। तो व्यवस्थापिका का मूल काम होता है जनता की इच्छा या जनता के लिए कानून बनाना, कि जनता का सर्वोत्तम विकास हो सके, ऐसी व्यवस्था करना व्यवस्थापिका का मूल काम। जैसे हमारे यहाँ संसद है और राज्यों में विधानसभा है। अगर पंचायतों में देते हैं गांव सभा। गांव सभा एक तरह से विधायिका ही है, व्यवस्थापिका है। तो मुख्य काम जो व्यवस्थापिका का होता है, कानून निर्माण संबंध। अगर कार्यों को देखेंगे तो कानून निर्माण करना प्राथमिक कार्य है।
हमारे देश में भी संसद और विधानसभाएं कानून का निर्माण करती है, फिर संविधान में संशोधन का भी काम करती है व्यवस्थापिका। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। वो नियंत्रण कैसे रखती है? उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके, संसद में प्रश्न पूछ के, वित्तीय बजट में कटौती प्रस्ताव लाके, विभिन्न माध्यमों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका में को नियंत्रित करती है। क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व में होता है। जनता की संप्रभुता जो परिलक्षित करने का माध्यम व्यवस्थापिका होती है। तो कार्यपालिका का निर्माण, अगर संसदीय शासन व्यवस्था देखेंगे तो कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है वही दल कार्यपालिका का निर्माण करता है, अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। तो व्यवस्थापिका जन भावना का भी प्रतिनिधित्व करती है। अब प्रश्न ये उठता है, किसी देश में व्यवस्थापिका एक सदनीय होता है और किसी देश में द्विसदनीय होता है। जैसे चीन का उदाहरण लीजिए, चीन में व्यवस्थापिका एक सदन है। अगर भारत का उदाहरण लेंगे तो भारत में व्यवस्थापिका 2 सदन है। चीन में जन कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस है, वहाँ एक ही व्यवस्थापिका। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के अगर देखा जाए तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में भी 2 सदन है, कहीं कहीं एक सदन है, लेकिन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए तो यहाँ विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोनों के अलग अलग गुण और दोष हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक सदन व्यवस्थापिका अच्छी है, क्योंकि यहाँ त्वरित निर्णय लिया जाता है, जनता पर बोझ या खर्च कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसका दोष ये है कि एक सदन होने के कारण कोई अगर जल्दीबाजी में निर्णय लिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो जनता के लिए अहितकारी होता है। इसलिए कुछ विद्वानों का ये कहना है कि 2 सदन होना जरूरी है। 2 सदन होने के कारण व्यवस्थापिका जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेती, और दूसरा सदन अगर जाता है और उसमें कोई जो है कमी पाई जाती है तो दूसरा सदन इंगित करता है ये कमी है, इसको सुधारा जाए। तो 2 सदन, लेकिन इसमें कमी 2 सदन में क्या है कि एक सदन से पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है विधेयक कानून बनने के लिए, तो इसमें समय लगता है। और कोई जल्दीबाजी में अति आवश्यक कानून होता है, बनना जरूरी होता है, तो उसमें रुकावट पैदा होती है अगर 2 सदन में 2 सदनीय व्यवस्थापिका हो। इसीलिए भारत जैसे देशों में अध्यादेश लागू करने का अधिकार है। संसद हमें 100 राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत, और विधानसभा राज्यों में 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार है कि अगर बहुत जल्दी कोई कानून अति आवश्यक बनाना हो तो राष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल अध्यादेश जारी करके वो काम कर सकते हैं। उसका महत्व भी कानून के समान ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी 2 सदन और एक सदन का अपने गुण और दोष हैं। ये तो व्यवस्थापिका हो गया जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना। दूसरा हमने बताया कार्यपालिका, कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका ही जो है कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है। इसके लिए मंत्रालय बनाए जाते हैं कि जिस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं उस प्रकार का मंत्री को जिम्मेदारी होता है कि उन कानूनों को लागू करे। जैसे शिक्षा विभाग, होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग,
स्वास्थ्य विभाग, कई तरह के विभाग होते हैं, उसका हेड मंत्री ही होता है। सबका नोडल ऑफिसर, सबको गाइड करने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, या राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। तो इनका मुख्य काम होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। अगर ये लागू नहीं करते हैं तो इसीलिए ये उत्तरदायी होते हैं कि इसके प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति। व्यवस्थापिका जब चाहे उनको पद से हटा सकती है। अब इसमें जो है दो तरह की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का अगर दुनिया में प्रकार देखेंगे तो मुख्यतः एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक अस्थाई कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका कम समय के लिए होता है, मतलब 5 साल, 4 साल या 6 साल, ऐसे इनका जो है समय होता है। लेकिन अस्थाई कार्यपालिका अधिवर्षता आयु या रिटायर होने तक अस्थाई कार्यपालिका काम करती है। जैसे किसी भी विभाग की, जैसे हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो हम लोग का 62 साल का रिटायरमेंट है, या शिक्षा विभाग में जितने कुछ कर्मचारी हैं 60 साल तक वो रहते हैं। लेकिन हमारा मंत्री जो है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। फिर वो अगर वही चुनाव में जीत के आते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है, वो रहते हैं तो 5 साल बाद फिर दूसरा आ जाता है। तो कार्यपालिका इस आधार पे, ड्यूरेशन के आधार पे दो प्रकार की पाई जाती है, अस्थाई कार्यपालिका, एक अस्थाई कार्यपालिका, जिसका जिम्मेदारी होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा शिक्षा की दृष्टि से बनाए गए कानूनों को लागू करना। एक और प्रकार होता है जो शक्ति के आधार पर कार्यपालिका दो भागों में बांटी जाती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका। लेकिन ये संसदीय शासन व्यवस्था में ही होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अस्थाई कार्यपालिका है, नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति उसमें होता है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होता है। लेकिन यही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जाएंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में इस तरह का बंटवारा नहीं होता। नाम मात्र या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होता है। एक ही व्यक्ति होता है जो सारी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। तो एक तो ये प्रकार है। दूसरा है सदस्यों की संख्या के आधार पर एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। जैसे इसको उदाहरण, एकल कार्यपालिका जहां सारी कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित, से एकल कार्यपालिका कहते हैं। बहुल कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित नहीं हो बल्कि कई व्यक्तियों में समान रूप से निहित हो, उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इसका सुंदर उदाहरण अगर एकल कार्यपालिका भारत अमेरिका है। भारत के संविधान में देखेंगे तो संविधान में लिखा हुआ है कि सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो, और उन शक्तियों का वो प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करेगा। ये लिखित रूप से संविधान में लिखा गया है। इसलिए राष्ट्रपति संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण भारत में जो राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है, वास्तव में वो सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है, और वो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, और वो अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री को ये पावर होता है, किसी भी मंत्री को हटा सकता है, उसका विभाग बदल सकता है, या उसके द्वारा विभाग में लिए गए निर्णय को पलट सकता है। तो अगर देखेंगे एकल कार्यपालिका शक्ति में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति में ही संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति नहीं थी। अमेरिका में राष्ट्रपति में एक कार्यपालिका शक्ति नहीं थी। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके विभागों की बंटवारा करता है, और उनके लिए गए निर्णय को पलट भी सकता है।
एकल कार्यपालिका में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति होता है, वो समकक्ष नहीं होते हैं अन्य मंत्रियों। लेकिन दूसरी तरफ बहुल कार्यपालिका का सुंदर उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और सातों अपने विभाग के मंत्री होते हैं। एक औपचारिक रूप से अध्यक्ष होता है जिसका पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सारे सातों सदस्य समान शक्ति रखते हैं। राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं है कि किसी भी मंत्री को पद से हटा दे या उसके द्वारा विभाग में लिए गए निर्णय को जो है बदल दे, या जो विभाग उनको मिला है रेल रक्षा गृह उस विभाग को ही बदल के दूसरे विभाग में दे दे। ये शक्ति नहीं रहता, सबको समान शक्ति है वहाँ, सातों लोगों को स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड दुनिया में बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। अब देखते हैं कि कहीं कार्यपालिका का निर्वाचन के आधार पर अंतर होता है, कहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, भारत का प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष निर्वाचन माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट ही देखा जाए, क्योंकि जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं चुनती। अमेरिका में भी, भारत में भी, अमेरिका में एक निर्वाचक मंडल को चुनती है, वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। भारत में भी सांसद का चुनाव जनता करती है, संसद बहुमत से जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे अगर पंचायतों में देखा जाए तो पंचायतों में जो प्रधान कार्यपालिका का हेड है, वहां जनता प्रधान का डायरेक्ट चुनाव करती है, वोट देती है। आप किसी प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं, बल्कि सांसद को देते हैं। या अमेरिका में राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है। लेकिन गांव में देखा जाए तो प्रधान जो है कार्यपालिका का हेड होता है गांव का, आप उसको डायरेक्ट चुनते हैं। तो ये इसके आधार पे भी विभाजन होता है। कार्यपालिका के सभी प्रशासनिक कार्य उसके जिम्मे होता है। सेना का नियंत्रण हो, कानूनों को लागू करवाना हो, वित्तीय कार्य हो, कुछ जगहों पर न्यायिक कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसको पद से हटाने का पावर जो है दिया जाता है। फिर विदेश से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जो है नीतियों को लागू करने में भी कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हुआ कार्यपालिका। अब न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा लागू किया गए कानूनों, दोनों में अगर अंतर है या सही से काम नहीं हो रहा है तो उसका निर्णय करना न्यायपालिका का काम। न्यायपालिका अपने मनमाना अपने मर्जी से कोई काम नहीं करती है, बल्कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उन कानूनों के अनुसार ही वो निर्णय या न्याय करती है, उसके विरुद्ध न्याय नहीं करती है। वो कोई भी फैसला देती है तो वो फैसला जो है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पे ही होता है। अपने मर्जी से कोई जज फैसला नहीं देता है। दूसरी बात, संविधान का संरक्षक न्यायपालिका होती है कि संविधान के विरुद्ध अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका या कोई व्यक्ति या समाज का समुदाय या समूह करता है तो उसके खिलाफ भी संविधान के संरक्षक के रूप में भी न्यायपालिका काम करती है। ये शक्तियों को इसीलिए बांटा गया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मनमाना काम न कर सके, उस पर न्यायपालिका का अंकुश या नियंत्रण हो। जो मनमाना कानून बनाए कार्यपालिका मनमाना लागू करे, इसको देखने का काम न्यायपालिका का होता है। और संविधान और कानून के अनुसार शासन हो, रूल ऑफ लॉ के अनुसार जो है शासन होना चाहिए, न कि व्यक्ति की इच्छा के अनुसार शासन होना चाहिए। अब न्यायपालिका की नियुक्ति। लोकतंत्र में माना जाता है कि न्यायपालिका जितना स्वतंत्र होगा, ऑटोनॉमी होगा, उतना ही जनता के हित और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में रहेगी
अधीन रहेगी तो वो न्यायपालिका न्याय नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था न्यायपालिका के लिए दुनिया में किया जाता है जिससे जजों को बिना डर के, बिना भय के वो न्याय कर सके। डर और भय जजों को किसका रहता है? सरकार का रहता है अधिकांश देशों में। इसीलिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया दुनिया में ऐसी बनाई जाती है कि जिसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम से कम हो, और जजों की सेवा शर्तें उनको हटाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन बनाई जाती है कि सरकारें या व्यवस्थापिका उनको आसानी से उनको पद से न हटा सके। जैसे महाभारत में महाभियोग की प्रक्रिया है हटाने का, जो बहुत कठिन है, या नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम व्यवस्था है कि कोलेजियम सिस्टम है कि न्यायाधीश ही, जो सीनियर न्यायाधीश है वो न्यायाधीशों का चयन करेंगे और उसका अनुमोदन कार्यपालिका करेगी। तो ये सब व्यवस्था इसीलिए किया गया है। अमेरिका में तो एक बार जज नियुक्त हो जाता है तो आजीवन रहता है, जब तक वो चाहता है कि हम पद पे काम करते रहे, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये इसीलिए जजों को संरक्षण दिया गया है कि वो दबाव में, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव में कोई निर्णय न ले, बल्कि जो कानून बोल रहा है, कानून में लिखा है और संविधान के अनुसार वो न्याय दे। लेकिन प्रश्न हमेशा ये उठता रहा है कि न्यायपालिका जो है समय समय पर कार्यपालिका की शक्ति के वृद्धि होने के कारण कार्यपालिका के दबाव में भी बहुत जगह फैसला दिए हैं। ये हर जगह जो है, भारत में भी इंदिरा गांधी के समय और वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट के समय जजों ने खुल के मीडिया के सामने आया और बताया कि जो है हम पर जो है दबाव बनाया जा रहा है फैसला लेने के लिए। तो न्यायपालिका अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अति आवश्यक है, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ये सरकार के 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा हम सिलेबस होल्ड करिएगा, सिलेबस देख के बता रहे हैं। ये हो गया। अब हम लोगों को जो है 8वां यूनिट पढ़ना है। 8वां यूनिट 8वां यूनिट में संविधान, संविधानवाद, लोकतंत्र, सर्वाधिकारवाद, पब्लिक ओपिनियन, सोशल जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ये अंतिम जो है अंतिम यूनिट जो है बचा हुआ है। तो अंतिम यूनिट जो है पहला शुरू होता है संविधान और संविधानवाद। संविधान के बारे में डायरी लिखते हैं, संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य के प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। संविधान में 3 बातें होती हैं। कोई भी संविधान देखेंगे तो संविधान में 3 बातों का उल्लेख होता है। एक तो जो है व्यक्ति और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध क्या हो, दूसरा व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध क्या हो, और सरकार के विभिन्न अंगों का संबंध क्या है। ये देखिए संविधान जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, और उसका होता है संरचना।
या ढांचा। संविधान को शाब्दिक अर्थ एक राज्य का ढांचा कह सकते हैं। ये राज्य का एक तरह से जैसे शरीर के ऊपर मांस है, चमड़ा है, अगर ढांचा नहीं रहेगा, जो हड्डी का ढांचा है ऊपर से नीचे तक, तो शरीर नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देगा। उसी तरह राज्य का ढांचा जो है संविधान होता है। संविधान ही एक तरह से समझिए ढांचा है, जिसको पढ़ के आप राज्य कैसा है आप बता सकते हैं। तो संविधान एक तरह से ढांचा है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब लोकतंत्र आया तभी संविधान की आवश्यकता पड़ी। लोकतंत्र नहीं था तो संविधान की आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र नहीं था तो राजा अपने मर्जी से शासन को चलाता था। राजा व्यक्ति होता था, खुश होता था, पूरा धन दौलत लुटा देता था, दुखी होता था तो खूब जनता पे अत्याचार करता था। इसीलिए जनता राजतंत्र खत्म करके दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ। और लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे चलाएगी? जनता में भी तो कई तरह के लोग होते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं, वो कभी खुश होते हैं कभी नाराज होते हैं। तो खुश और नाराजगी के अनुसार शासन न चले, जो सही है, जो नियम है उसके अनुसार शासन चले, इसके लिए ये जरूरत महसूस हुआ दुनिया में संविधान होना चाहिए। व्यक्ति प्रमुख नहीं होना चाहिए बल्कि संविधान प्रमुख होना चाहिए। शासन का संचालन संविधान के अनुसार होना चाहिए। तो आप किसी भी देश में देखेंगे तो जैसा कि मैंने 3 बताया कि हर संविधान किसी भी देश का पढ़ेंगे 3 ही तत्वों का उल्लेख होता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच क्या संबंध, हमारा और आपका क्या संबंध है, हम छोटे बड़े हैं कि बराबर हैं, हमारा एक दूसरे से रिलेशन कैसा होना चाहिए, यही संविधान में होता है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, किसी का शोषण ना हो, ये सब एक व्यक्ति के बीच कैसा रिलेशन हो इसका उल्लेख संविधान में होता है। फिर राज्य और व्यक्ति के बीच कैसा संबंध, राज्य मतलब सरकार और व्यक्ति के बीच कैसा संबंध, ये दिखाया गया है कि राज्य जो व्यक्ति की सुरक्षा करेगा, व्यक्ति के जो अधिकारों का उल्लंघन है उसकी रक्षा करेगा अगर कोई उल्लंघन करता है तो। अब व्यक्ति का क्या दायित्व है? राज्य के आज्ञा का पालन करना, टैक्स देना, राज्य के प्रतीकों का सम्मान करना, ये हमारे संविधान में है व्यवस्था, खास करके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में है। फिर है इस सरकार के विभिन्न अंग जो है, जैसे हमने सरकार के 3 अंग बताए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनमें आपस में कैसा संबंध होना चाहिए इसका उल्लेख आप देखेंगे है हमारे संविधान में। संविधान में हम देखते हैं कि हमारा संविधान भी जो है राज्य जैसे 4 तत्व है ना, तो 4 तत्वों का उल्लेख होता है संविधान में भी। एक निश्चित भूभाग, पूरा हम लोग का बाउंड्री, अगर संविधान का अनुच्छेद इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो निश्चित भूभाग हुआ। फिर आप देखें भारत के संविधान में 5 से 11 तक नागरिक के बारे में उल्लेख है, कौन भारत का नागरिक होगा, तो ये जनसंख्या हो गया, निश्चित जनसंख्या। फिर आप आएंगे तो इस निश्चित जनसंख्या के क्या जो है अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, ये अनुच्छेद 12 से लेके आप जो है 51 तक देखेंगे हैं, अधिकार और कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति तत्व। फिर अब कार्यपालिका राष्ट्रपति आ जाता है 52 से, अनुच्छेद 52 से। फिर आगे जाएंगे तो कार्यपालिका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर व्यवस्थापिका संसद के बारे में आ जाता है। फिर तीसरा अंग न्यायपालिका है, उसके बारे में आ जाता है। तो यही सब, अब इसके बारे में क्या है कार्यपालिका व्यवस्था, इनमें आपस में कैसा संबंध होगा, कैसे इनका चुनाव होगा, कैसा निर्णय करेंगे तो न्यायपालिका रोक देगी निर्णय को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से, इनमें आपस में कैसा रिलेशन होगा, इसी का उल्लेख हमारे संविधान में होता है। अब संविधान कई प्रकार के होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ नरम होते हैं।
लचीला होते हैं। कठोर संविधान उसको कहते हैं जहाँ परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। वहाँ 1787 में वहाँ का संविधान लागू हुआ, अब तक 10 संशोधन हुए। भारत 1950 में संविधान लागू हुआ, 100 से अधिक संशोधन हो गए। तो भारत का संविधान लचीला है, अमेरिका का संविधान कठोर है। फिर कुछ संविधान लिखित होते हैं, कुछ संविधान अलिखित होते हैं। ब्रिटेन का संविधान लिखित है, अलिखित है, और भारत का संविधान लिखित है। तो इस आधार पर भी दो प्रकार के संविधान हैं। इसके अपने गुण और दोष हैं, लिखित और अलिखित के, और कठोर और लचीला के। कुछ मायने में कठोर संविधान अच्छा होता है, कुछ मायने में खराब होता है। जैसे कठोर संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते जल्दी, लेकिन समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। अब बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अगर संविधान में नहीं बदलते संविधान को, तो इससे विकास में बाधा होती है। इसलिए कठोर संविधान इस दृष्टि से खराब है। लचीला संविधान समय के अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो संविधान का कठोर या लचीला होना उसके अपने गुण और दोष है। लेकिन कठोर का एक फायदा भी है कि मन चाहा कोई व्यक्ति सरकार मजबूत सरकार आ जाए, अपने इच्छा अनुसार संविधान को बदल दे, इतना आसान हो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक संतुलन बैठाना चाहिए, संविधान न ज्यादा कठोर हो न ज्यादा लचीला हो। अब भारत के संविधान को ऐसा बनाया गया, इसलिए संविधान के में परिवर्तन के 3 तरीके यहाँ हैं। एक, सामान्य बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। एक तरह के परिवर्तन संशोधन संविधान में 368 के अनुच्छेद के तहत आपको संसद का विशेष बहुमत चाहिए, और राज्यों की विधानसभाओं का भी जो है पास होना चाहिए, तभी वो संविधान में संशोधन होगा। इसलिए भारत का संविधान बड़ा संतुलन बनाया गया है, कठोर भी है और लचीला भी। अब आता है संविधानवाद। एक तो ये संविधान हुआ, संविधानवाद क्या है? वाद कहीं भी अगर होता है तो उसमें होता है कि इमोशनल, एक भावनात्मक जुड़ा हो जाता है। संविधानवाद अगर देखेंगे तो 2 तरह का संविधानवाद है दुनिया में। एक उदारवादी संविधानवाद है और दूसरा मार्क्सवादी संविधानवाद है। इन दोनों संविधानवाद में बेसिक अंतर ये है, वो आइडियोलॉजी और विचारधारा का अंतर है। उदारवादी ये मानता है कि व्यक्ति प्रमुख है, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है, और संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे व्यक्ति साध्य हो और राज्य साधन हो, जिसे राज्य इतना शक्तिशाली न हो जाए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन कर सके। इसलिए उदारवादी ये मानते हैं कि वह संविधान बढ़िया है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप न करे, उसको ज्यादा लिबर्टी और स्वतंत्रता दे, तभी व्यक्ति का और राज्य का विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ मार्क्सवादी संविधानवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी नहीं है, व्यक्ति की समानता जरूरी है। और वो मानते हैं कि राज्य सबकी भलाई के लिए नहीं होता है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। राज्य पर अमीर वर्ग का अगर कब्जा होता है, आधिपत्य होता है, तो गरीब वर्ग का शोषण होता है। इसलिए संविधान ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वो गरीब वर्ग के हितों की रक्षा करे और आर्थिक हितों की रक्षा करे। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना है तो आर्थिक समानता जरूरी है। इसलिए संविधान में ऐसे प्राविजन किया जाना चाहिए, ऐसी चीजें लिखी जानी चाहिए जिससे व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न हो। अगर वो निर्भर है तो वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा, ये मानना है। इसलिए आर्थिक रूप से समाज में या राज्य में समानता होनी चाहिए और संविधान में ऐसा प्राविजन होना चाहिए जिससे व्यक्ति
को आर्थिक समानता मिल सके, आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके, ये प्रमुख होना चाहिए। इसलिए चाइना और रूस के संविधान में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट हर व्यक्ति को देना सरकार की गारंटी होती है। वो लिखित संविधान में उसका अधिकार होता है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना मिलना जरूरी है, चाहिए नहीं बल्कि जरूरी है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको रोजगार सरकार देगी। समानता का दिया अधिकार, स्वतंत्रता का दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, लेकिन कहीं नहीं दिया कि रोजगार का अधिकार है आपको। अगर वो अधिकार नहीं मिलता है तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन चाइना का संविधान पढ़ेंगे तो चाइना के संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए, तभी वह आत्मनिर्भर हो सकता है। और रोजगार स्त्री और पुरुष दोनों को मिलना चाहिए, ये नहीं कि लिंग भेद होना चाहिए। ये मार्क्सवादी संविधानवाद और उदारवादी संविधानवाद, अगर भारत के संविधान को देखें तो ये उदारवादी संविधानवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन चाइना का संविधान मार्क्सवादी संविधानवाद के अंतर्गत आता है। यही मूल बात है संविधानवाद का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र, सर्वाधिकारवाद और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। लोकतंत्र शुरू करेंगे, बाद में एक दिन और पढ़ाएंगे सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय। तो 2 क्लास और चलेगा। और किसी को कुछ पूछना है? अब क्लास खत्म करेंगे, रखें। सब रख रहे हैं।